कुछ लोगों ने या कहिए माननीय बहन जी ने धीरे धीरे सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारा उद्देश्य सदैव सेवा रहा है, कोई शासन सत्ता नहीं रहा। तू मैं की तू बड़ा कि मैं बड़ा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव भारत के चल रहे हैं। ऐसे में जब किसी पार्टी का कद्दावर नेता पार्टी छोड़ दे तो पार्टी के लिए विषम परिस्थितियां होती हैं। हम जयराम सिंह जी के पास आए हैं, जो बीएसपी के कद्दावर नेता भी हैं और बांदा के जाने माने लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में तिंदवारी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था और तीसरे नंबर पर भी रहे हैं। उनकी यहाँ के वोटरों में काफ़ी बड़ी पकड़ भी है। ऐसे में बीएसपी को क्या नुकसान हो सकता है, यह भी हम जानेंगे और क्या वजह रही बीएसपी छोड़ने की, यह भी हम जानेंगे। जयराम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा जो सवाल है यही है कि आपने ऐसे समय में बीएसपी को क्यों छोड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। ऐसे समय में नहीं छोड़ा, अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी की जिन रीतियों और नीतियों से हमने नाता जोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी की संस्था 2008 में ली थी कि बीएसपी दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की पार्टी है और यहाँ दलितों शोषितों के लिए काम करने का एक अच्छा मंच है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा, उसमें हाशिए पे जा रही है। यहाँ पर कभी भी किसी को नेता को निकाल दिया जाता है जब मन आता है। ये कभी नहीं देखा जाता कि सबको निकाल देंगे तो बचे क्या। हमने देखा कि मानवर काशीराम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे नेता, हर जात वर्ग के नेता तैयार किए थे, चांद सितारों वास चमकते हुए नेता तैयार किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने या कहिए माननीय बहन जी ने धीरे धीरे सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पार्टी में न पहले जैसा उत्साह है और न उमंग है। वास्तव में देखा, जिस उत्साह और ऊर्जा से हम पार्टी में जुड़े थे, हमारे अंदर वो उत्साह और ऊर्जा मर गया। उसका कारण हम नहीं है, पार्टी द्वारा बार बार लिए गए गलत निर्णय हैं। जैसे मैं बताऊं, 2014-15 में बहुजन समाज पार्टी के बलदेव वर्मा जी को, जो कोऑर्डिनेटर है, उनको अध्यक्ष जिला पंचायत हम लोगों ने बनाया था, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महेंद्र वर्मा जी अध्यक्ष जिला पंचायत थे। उनकी रीतियाँ नीतियाँ जिला पंचायत के पक्ष में नहीं थी। हमने उनको समझाया कि महेंद्र जी, हर अच्छे काम में आप हमारा समर्थन पाओगे और हर बुरे काम में हमारा विरोध पाओगे। जब वो नहीं सुधरे तो हम लोगों ने अविश्वास भी ठान ली। सरकार के खिलाफ अविश्वास हुआ। एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने देखा है, लड़ी गई, उसमें हमारे खिलाफ मुकदमे लिखाए गए, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रभु की कृपा रही और सरकार के विरुद्ध जाके अविश्वास हो गया। संचालन समिति सरकार ने बना लिया, तो संचालन समिति का जाके हम लोगों ने वहां पर हाई कोर्ट से उसको निरस्त कराया और माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त कराने के बाद चुनाव हुआ। चुनाव में बम्पर जीत बहुजन समाज पार्टी की हुई। और ऐसे नहीं हुई क्योंकि हमारी बीएसपी की संख्या कम थी। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के 3-4 सदस्यों को अपनी रीतियों नीतियों से जोड़ा, वो जुड़े और अपना समर्थन दिया, तभी हम लोग जीते। लेकिन जब चुनाव आया तो उनको टिकट तक बहुजन समाज पार्टी नहीं दिया। अब विपक्ष के, जैसा कि आप इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि किस तरह से चुनाव होते हैं ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्षों के, वो हर तरह से किसी भी सदस्य को तोड़ने और मोड़ने तैयार था, लेकिन सदस्यों ने पूरी मजबूती साथ दिया और अध्यक्ष बलदेव वर्मा बने। उन सदस्यों तक को नहीं रख पाए। उसमें साहू समाज के थे, पटेल समाज के थे, श्रीवास धोबी समाज के थे, उनको हम नहीं रख पाए और वो पार्टी दुखी मन से चले गए। हमने कहा पार्टी में इनको टिकट दीजिए। भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? जिन्होंने करोड़ों रुपए का त्याग किया है, अब उनको नहीं देंगे, पार्टी कैसे चलेगी? इस तरह तमाम हमारे नेता भी, झांसी का उदाहरण देख लीजिए, झांसी को लोकसभा टिकट दिया गया। आप पहले ठोक पीट क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप तुरंत निकाल दी? चूंकि एक ही उद्देश्य के लिए टिकट मिल रहा है, एक ही उद्देश्य देखा जाता है, एक ही टारगेट है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। झांसी में उदाहरण, अब जिलाध्यक्ष जी को भी हटा दिया गया। भाई, एक किसी भी पार्टी में एक ज्वाइनिंग कमेटी होती है, कोई निर्णय लेने वाली कमेटी होती है, निर्णय लेगी और कहीं कोई गलत करता है उसको नोटिस दीजिए, एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जिसको आना हो आ जाता है, जब को जाना हो तुरंत निकाल दिया जाता है। आज अभी इसमें देखिए, किसी की राय नहीं ली जाती विधानसभा में या लोकसभा में, किसी की राय नहीं ली जाती। जैसे बांदा का टिकट अच्छा हुआ, पार्टी का कार्यकर्ता है महेंद्र द्विवेदी, लेकिन हमीरपुर में निर्दोष दीक्षित जी आ गए, कोई नहीं जानता। हमसे लोग फोन करके पूछे, हम लोग पूछे कौन है कौन है कौन है। तो बताइए, ऐसी पार्टी में क्या मतलब है? क्या हमारे पास नेता कमी है क्या?
आज भी हमारे पास निषाद समाज मनपुर निषाद जी लड़ने के लिए तैयार थे, तो राम चौधरी जी लोधी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार थे और लोग लड़ने के लिए तैयार थे। हमने भी कहा था अगर कहीं कोई बात आए तो अगर हमें पार्टी आदेश देगी तो हम भी तैयार हैं। खैर हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहता, पिछली बार में टिकट मांगा था कि अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेगी, नहीं लड़ेगी तो हम प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सदैव सेवा रहा है, कभी शासन सत्ता नहीं रहा। अगर शासन सत्ता रहा होता तो सांसद विजय भाई सिंह जब समाजवादी पार्टी में गए थे उनके साथ हम भी चले जाते सरकार में, लेकिन नहीं गए, लगातार विपक्ष में रहे, संघर्ष करते रहे। और निश्चित रूप से जो बीएसपी के समर्पित कार्यकर्ता, मैं दावे से कह सकता हूँ किसी दल में नहीं है, वो समर्पित है। बाकी तो तमाम कारण होते हैं, हमें दर्द भी हुआ, बहुत दुखी भी हुआ जब मैंने पार्टी छोड़ी, हमारे खूब प्रेम के संबंध है उनसे। तो हमारा एक उद्देश्य था कि अब वो हाशिए में चली गई है, हमारी विचारधारा में अंतर आ रहा है। अब तो हमने एक निर्णय लिया है कि अब किसी दल में नहीं जाएंगे, न हमें पद और सम्मान की लालसा है, हमें सेवा की लालसा है। खासकर किसानों की मैंने अपने इस्तीफे में लिखा है, और जो हमारे कंधा से कंधा मिला के चलेगा, हमारी विचारधारा, उसके साथ हम चलेंगे। लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं, कई नेता, क्योंकि आपके कई वोटर हैं, आपके बहुत से चाहने वाले हैं, तो बहुत से नेता अब आपसे समर्थन मांगने भी आएंगे। किसका समर्थन करने वाले हैं? देखिए, मैंने अपने चुनाव में मैंने एक ही चीज कही थी कि चयन करिए। हम कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, सामान्य सा एक सामान, कपड़ा, एक रुमाल छोटी सी लेने जाते हैं जो कभी भी खो जा सकती है, उसको हम 4 ठो निकाल के देखते हैं। अंडरगारमेंट जाते हैं जो थोड़ा सा है, कोई मतलब नहीं, भीतर ढके रहा, उनको भी 4 बार पलट के देखते हैं। लेकिन जब भारत का भाग विधाता अपना जनप्रतिनिधि जो हमारी वहां आवाज बनकर बोलेगा लोकसभा विधानसभा में, उसके समय चयन ही नहीं करते, इसको सोचते ही नहीं, निर्णय नहीं लेते। सामान से एक भैंस लेने जाते हैं 4 लीटर 5 लीटर दूध देने के लिए, उसको पूछते हैं कितने दांत है, किस तरह की है। लेकिन जब अपना भाग विधाता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें नहीं सोचते। तो अभी इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि लोग बाग चयन सीखें, चयन करें। तो मेरा आधार रहा, जो बेस्ट हो बेस्ट को चुनिए। मैं अपने चुनाव में, चाहे जिला पंचायत का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, मैंने यही कहा है कि बेस्ट चुनिए, जो बेहतर हो। अगर मैं बेहतर हूँ मुझको चुन लीजिए, दूसरे हों उनको चुन लीजिए। हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा, आप देख लीजिए मेरे किसी भी स्पीच में, कहीं भी, जो बेहतर उसको चुनिए। तो जो मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं इस समय वर्तमान में, मैं डंक की चोट में कह सकता हूँ, उसको ये ना मान लीजिए कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। आर.के. पटेल जी जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। देखिए उनका लंबा अनुभव है, कई बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। तो जो अनुभवी व्यक्ति और अच्छे लोग जाएंगे तो आर.के. पटेल जी बांदा के लिए। और चूंकि आता है हमारा हमीरपुर, मूलतः मेरी तेदवारी विधानसभा हमीरपुर लोकसभा में है, तो हमीरपुर में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ईमानदार नेता है, अच्छे नेता हैं, वो भी 2 बार से सांसद है, उनको एक लंबा अनुभव है अपनी बात रखने का। क्योंकि 5 साल 2-3-4 साल तो लोगों को सीखने में लग जाते हैं, तो उससे हमारा समय ऊर्जा बर्बाद होती है। और जितने इस समय हैं, निर्दोष जी को तो मैं नहीं जानता, चूंकि अभी भी आए हैं, उनके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पुष्पेंद्र चंदेल और आर.के. पटेल दोनों हैं जो उन्हीं में से चुनना है, तो निश्चित रूप से दोनों मेरे हिसाब से बेहतर है। अभी विधानसभा चुनाव में भी मैंने आपका साक्षात्कार किया था, और उसमें मैंने सवाल आपसे बुंदेलखंड राज्य को लेकर भी किया था जी। और रोजगार का जो मुद्दा मेन कटाई मिल है उसको लेकर भी किया था। तो और उस समय आपने काफी जो है भाजपा और उनके नेताओं पर कटाक्ष किए थे और किसान विरोधी भी बताया था, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने पारिवारिक इस्तीफा मैंने कहा है जो हमारी विचारधारा से मिलेगा, कंधे से कंधा मिला चलेंगे। चाहे जो दल हो, जिसकी अच्छी रीतियां नीतियां हैं उनका हम समर्थन करेंगे, और जो गलत रीति नीति होगी उसका हम विरोध करेंगे। कटाई मिला बुंदेलखंड राज का मुद्दा आज भी वहीं जहां का तहां है, क्यों लटका हुआ है? क्यों इसके विषय में जो है बुंदेलखंड का राज्य, माननीय सांसद हमीरपुर पुष्पेंद्र चंदेल जी ने बुंदेलखंड का मुद्दा लोकसभा उठाया, मैंने अपनी आंखों से देखा और पढ़ा भी है। और एक कटाई मिल की बात, तो कटाई मिल कोई भी सरकार चाहती है कि हम बेहतर विकास करें, बेहतर हाईवे बना दें, इंडस्ट्री बना दें, सबको आवास दे दें, लेकिन सरकार की एक बजट की व्यवस्था होती है। उस बजट में सरकार कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर। वास्तव रूप से अगर बात किया जाए तो कटाई मिल छोड़िए, एक्सप्रेसवे बन गया है, सरकार जमीनें अधिग्रहित कर रही है, और वो हमारे क्षेत्र का वास्तविक रूप से बहुत विकास होगा जब जमुना बुंदेलखंड से किनारे किनारे उद्योग लगे। जो हो नहीं सकता तो ऐसे वादे ही क्यों किए जाते हैं? होने की बात नहीं, देखिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में लोग बाग चल रहे हैं। और
जमीनें गई थोड़ी धीरे धीरे, निश्चित रूप से हब बनेगा बुंदेलखंड। नहीं, कताई मिल को गिराई जा रही है ना पूरी, उसका तो जो सरकारी संस्थान वहाँ जो कार्यालय खुले थे वो भी हटा दिए गए। देखिए, ये नीतिगत फैसला सरकार उसमें को दूसरा करना चाहती है। ये नीतिगत फैसले होते को सरकार के उसमें नहीं कह सकता है सरकार क्या सोचती है, क्योंकि बगैर अध्ययन के बोलना उचित नहीं है। लेकिन अब कताई मिल की हम बात कर रहे हैं, चूंकि अब उद्योग लगाने की, बेहतर उद्योग लगाने की बात है, चूंकि अब तो उसकी पूरा न तो उस बिल्डिंग कायदे की बची है, उसकी मशीनें भी जर्जर हो गई होंगी, लगातार बंद है। अगर इसकी बात करें तो कांग्रेस तो यहाँ पर बरगढ़ में ग्लास फैक्ट्री बन रही थी, मशीनें क्रय हो गई थी, बिल्डिंगें बन गई थी, और जो देवगढ़ थे उनमें मशीनें आज तक बंदरगाह में जो हम जानकारी है वो सड़ गई मशीनें, वो नहीं आई। तो ये सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हुए, कहाँ सरकार क्या प्राथमिकता तय करती है। मुद्दों को ले ले हम, जो चुनावी मुद्दे चल रहे हैं इस समय, क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या मुद्दे चल रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी। मैं इस समय देख रहा हूँ कि तू मैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और खासकर जैसे हमारे जैसे विकासशील देश के लिए उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। जो भी, चूंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, अभी भी 70% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है, उन्हीं में जीवन चल रहा है उनका। तो मेरा मानना है कि जो भी नीतियाँ रीतियाँ चले, तो किसानों के जो युवा लड़के हैं उनके लिए रोजगार सदन की जरूरत है। किसान का ही लड़का किसानी में मर रहा है और जाके बॉर्डर में लड़ रहा है। तो जब तक हम किसानों के बारे में बेहतर नहीं सोचेंगे तो बेहतर होने वाला नहीं है। कुछ तो बीच में जो हमारे अधिकारी हैं वो लापरवाही करते हैं, जैसे किसान ने समर्थन मूल्य दलहन और तिलहन कर दिया। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तिंदवारी से, तो हमारे यहाँ मसूर काफी पैदा होती है। 6425 रुपया सरकारी मूल्य है, समर्थन मूल्य। केंद्र भी खुल चुके हैं और वहाँ केंद्र भाई बैठे हैं खरीदने के लिए, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था की है। तो अब पुरानी व्यवस्था को बंद कर दिया। अब पुरानी व्यवस्था बंद हो गई, नई व्यवस्था चल नहीं पा रही है। अभी तक ऑनलाइन खसा जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम महोदय से वार्ता हुई कई बार, लेकिन अभी तक ऑनलाइन खसरा प्राप्त नहीं, किसान अपनी मसूर नहीं बेच पा रहा है। और अभी देखा है आपने, किसान उसी पर अपने बेटे बेटियों की शादी करता है। अभी 4 दिन की लगने थी, 18 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक लगनी थी। सब लोगों ने अड़तियों को मजबूरी में बेचा। वही अड़तिया, जैसा कि हम सुनते हैं, आप भी सब लोग जानते हैं, वही अड़तिया किसी न किसी माध्यम से बाद में सरकारी केंद्र में मोटा मुनाफा कमाएंगे और उसका बंदर बांट होगा लाभ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जयराम सिंह थे और इन्होंने सारी बातें अपनी खुलकर रखी, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और चुनावी मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे कि लोगों के मिजाज क्या है और चुनावी हलचल क्या है। श्रेष्ठ यूपी के लिए बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।